हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास, और एडवांस मैथ से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये जो अपने पास हम लोग जो शुरुआत करेंगे आज, ज्योमेट्री से शुरुआत करते हैं। और उससे मुझे पहले बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सारी चीजें अपने पास बढ़िया होंगी। ज्योमेट्री में आपके पास जो सिलेबस में है, अगर आप लोग एसएससी का, रेलवे का, या आप लोग सीडीएस का पेपर अगर देते हो, तो यहाँ पर लाइन एंड एंगल अपने पास होंगे। दूसरा, अपने पास यहाँ पर ट्रायंगल अपने पास है। तीसरा, अपने पास यहाँ पर सर्किल है। चौथा, अपने पास क्वाड्रिलेटरल्स है। पांचवा, अपने पास पॉलीगन्स है। ये जो है, ये अपने सिलेबस में ये 5 टॉपिक ये यहाँ पर हैं। जब भी अगर आप लोग एडवांस मैथ्स अगर पढ़ते हो और एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री अगर पढ़ते हो, तो उसमें टोटल ये जो है, ये अपने पास 5 टॉपिक है। ज्योमेट्री में 5 पॉइंट अपने पास है। इनको हम लोग बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छे से शानदार तरीके से मैं पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगा। याद रखिए, अगर आपको ज्योमेट्री एक बार में ढंग से अच्छे से ठीक से अगर सीखनी है, तो उसका तरीका अपने पास ये होगा कि जो भी कुछ आपके सामने आए उसके पहले क्यों लगा दो, कि ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है इसका, इस चीज का कारण क्या है, वो आप लोग पहले क्यों लगा दो। आज तक एसएससी जितने क्वेश्चंस हम लोगों से पूछ चुका है, जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस, उनका मैं पहले से ही आपका कारण क्यों हुआ, कहाँ से आया, कैसे आया, ये चीज मैं मेरी तरफ से पहले से आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर छोटी से छोटी चीज मैं खुद ही प्रूव करवाऊंगा, जो क्वेश्चन आज तक पूछा जा सकता है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग फैकल्टी लोगों को लगता है कि यार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी फ्यूचर में। तो फिर उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर उन चीजों को मैं कहूंगा कि भाई ये चीज रट लो, क्या पता क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो कुछ थ्योरी जो आज तक पूछी ही नहीं है, बस मुझे लगता है कि यार क्या पता क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे मैं कोई पॉइंट ऐसा है 2012 से पढ़ाता हुआ आया हूं, और उसका पहली बार जो क्वेश्चन आया ना, वो 2020 मेंस में आया। तो क्वेश्चन कभी भी कैसा भी आ सकता है। तो आज तक जितने क्वेश्चंस बने हुए हैं, उनकी थ्योरी का तो मैं पहले से ही प्रूव मेरी तरफ से समझाते चलूंगा। आज तक जो क्वेश्चन बना ही नहीं है, उस थ्योरी को मैं बताऊंगा कि अभी रट लो भाई, इस चीज को यहाँ पर इस टाइप से अपना पढ़ने का तरीका होगा। जैसे ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, तो अपने पास यहाँ पर इसका सबसे पहले जैसे अपने पास बेसिक होगा। दूसरी बात हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके इन सेंटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, हम लोग इसके सेंट्रोइड के बारे में पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट, हम लोग इसका जो है यहाँ पर ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा जो पॉइंट अपने पास है, वो हम लोग सरकम सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा पॉइंट कॉन्ग्रेंसी। छठा जो पॉइंट अपने पास है, सिमिलरिटी के बारे में। सातवां जो पॉइंट है, हम लोग यहाँ पर एमपीजी के बारे में, मास पॉइंट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। आठवां जो पॉइंट मिसले अपने पास आठवां पॉइंट, हम लोग यहाँ पर सीवीएन के बारे में पढ़ लेंगे। नोवा पॉइंट हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, 4 पॉइंट ये हैं, 2 ये है सीवीएन, एमपीजी, और कुछ मिसलेनियस चीजें हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से ये जो अपने पास पॉइंट है, हम लोग अलग अलग तरीके से इनको, ये अपने पास 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, इस प्रकार से हम लोग इनको टोटल 10 पॉइंट में हम लोग बांट देंगे। और अगर इसको अगर एक बार आप लोग पॉइंट वाइज पढ़ना अगर शुरू करोगे कि हाँ ये पॉइंट है, इसमें फिर से ये वाला जो पॉइंट है, इसमें फिर से अपने पास 7 पॉइंट में मैं बांट दूंगा।
ये जैसे पॉइंट है, इसको फिर से मैं 13 या 14 पॉइंट में बांट दूंगा, इसको मैं फिर से 13 या 14 पॉइंट में बांट दूंगा, इसको मैं 10 पॉइंट में आपके लिए बांट दूंगा, इसको मैं फिर से 7-8 पॉइंट में मैं बांट दूंगा आपके लिए। इस प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। तो ये आप लोगों को एक तरीके से पढ़ना है, पॉइंट वाइज आप लोगों को पढ़ना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जिस प्रकार से अपने घर में नहीं होती, जैसे अपने पास जो कपड़े होते हैं उसके लिए अलग रैक होती है, इस चीज के लिए बुक्स के लिए अलग रैक होती है, इसके लिए अलग रैक होती है, तो ऐसे अगर पार्टीशन में अपने पास घर को अगर डिवाइड कर दें तो फिर थोड़ा सा घर ठीक लगता है कि किचन जैसे किचन में ही बनेगा खाना। ऐसे तो है नहीं कि कहीं भी अपने पास गैस चूल्हा रखा और खाना बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से अगर अपने दिमाग को जो चीजें पसंद है ना, एकदम तरीके से, एकदम सिस्टम से अगर अरेंज रहेंगी तो फिर लंबे टाइम तक आप लोगों के लिए याद रहता है। जो भी मैं बोर्ड पर कुछ लिखूंगा वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, एक बात। दूसरी बात, ये जो भी थ्योरी अपने पास होगी वो मैं आपको लिखा हुआ प्रोवाइड करवा दूंगा, दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जो भी थ्योरी है ना वो खुद से आप लोग लिखना। जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊं तो मैं एक बात कहूंगा कि उसको खुद से आप लोग लिखना। खुद के लिखे हुए जो नोट्स होते हैं वो हमेशा और हमेशा जल्दी याद होता है, रिवीजन उनका फास्ट होता है। तो जो भी यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊं उस चीज का आप लोग जरूर नोट्स, एक नोटबुक आप लोग ले लेना, उसमें नोट्स आप लोग खुद भी बनाना। क्योंकि जब रिवीजन करोगे ना, खुद ने नोट्स बनाए, एक बार याद कर लिए, और जब अगली बार रिवीजन आप लोग करते हो ना तो पूरे ज्योमेट्री का रिवीजन ही देखना 10 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट से भी कम टाइम में हो जाएगा अगर खुद के नोट्स बने हुए हैं तो। और अगर दूसरे के नोट्स से आप लोग पढ़ते हो तो फिर वो चीजें रिवाइज तो करते हो लेकिन अच्छे से दिमाग में सेट हो नहीं पाती। तो इस टाइप से हम लोग इन चीजों को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट ज्योमेट्री मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और याद रखिए, मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि अगर आप लोगों को जो एसएससी में आता है या रेलवे में आता है इतना अक्सा करवा दूं। मैं आपको कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। क्यों सर कंप्लीट? अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना उससे अगर मैं 50% भी पढ़ा दूंगा तो आपका एसएससी का पेपर क्लियर हो जाएगा। एसएससी में 50% ही पूछता है, लेकिन 3 क्वेश्चंस में से कभी अगर एक क्वेश्चन नया पूछ लिया ना कभी भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्टूडेंट कर पाएगा, इसलिए मुझे इतना पढ़ाना पड़ता है। तो जो एसएससी पूछता है उससे 100% मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ाता हूं आपको। तो ध्यान रखना, मैं कंप्लीट ज्योमेट्री आपको पढ़ा रहा हूं। फिर उसके बाद आप कोई भी एग्जाम देना, चाहे एसएससी दो, चाहे रेलवे दो, चाहे सीडीएस दो, जहां जहां ज्योमेट्री आती है कोई भी एग्जाम आप लोग दे सकते हो। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की शुरुआत करना। जिस प्रकार से एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं वीओडी बैच में, आपका जो रिकॉर्डेड बैच है ना उसमें मैं पढ़ लिया हूं। तो रिकॉर्डेड बैच में ध्यान रखना, कोई नया चैप्टर पढ़िए। जो मैं लाइव पढ़ा रहा हूं उसको क्यों पढ़ोगे, क्यों डबल टाइम वेस्ट करोगे आप? या तो रिकॉर्डेड ही पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करो 2 बार, या लाइव ये पढ़ लो और अर्थमेटिक जो है कोई बच्चा वो रिकॉर्डेड आप लोग देख लीजिए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। बातचीत बिल्कुल एक्स्ट्रा जो कमेंट होगा उसका मैं बिल्कुल रिप्लाई अब नहीं कर पाऊंगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। समझ में आया एच लिखना है, नहीं समझ में आया एन लिखना है, पहली 3 4 5 क्लास में। उसके बाद मैं पूछूंगा कि अब बताओ प्रॉब्लम कहाँ है, वो क्वेश्चन लिखना है। धीरे धीरे शुरुआत में तो मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताते हुए चलता हूं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और वो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग ट्रायंगल की, त्रिभुज की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चिंता मत करना, आपने आज तक, मैं मानकर चलूंगा कि किसी भी बच्चे ने आज तक जो है वो जो अपने पास ट्रायंगल या अपने पास ज्योमेट्री पहली बार पढ़ रहे सारे बच्चे, इस प्रकार से मैं मानकर चलूंगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, याद रखिए। तो यहां से ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। तो ये अपने पास अब पढ़ाई पर ध्यान रखना, आप लोग एक्स्ट्रा कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ओनली और ओनली पढ़ाई पर ध्यान रखना है। ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद जो आकृति होती है उसी को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज हम लोग बोलते हैं। ट्रायंगल के अपने पास 3 तो एंगल होंगे और 3 अपने पास साइड्स होंगी। कोई
कोई भी त्रिभुज जो अपने पास है, ट्रायंगल जो अपने पास है, उसकी तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं। ये जो शीर्ष होते हैं, ये वर्टेक्स जो होते हैं, इसको कैपिटल से डिनोट करते हैं हम लोग, और जो साइड होती है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अपने पास इस प्रकार से, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। कोई भी एंगल अगर अपने पास है तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, और कोई भी अगर अपने पास वर्टेक्स अगर है तो वर्टेक्स या एंगल अगर अपने सॉरी, या साइड को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इसमें तीन अपने पास साइड्स होंगी और तीन ही अपने पास यहाँ पर एंगल्स होंगे। तो पहली बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए वो अपने पास ये है कि त्रिभुज के तीन कोण अपने पास होते हैं और तीनों कोणों का योग। पहला पॉइंट, त्रिभुज के तीन कोण होंगे और तीनों कोणों का जो योग अपने पास होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम अपने पास होगा वो 180 डिग्री होगा। और मैंने कहा आपको ज्योमेट्री अगर आपको अच्छे से समझनी है, एडवांस मैथ्स, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, अगर आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझना है तो आप लोग ध्यान रखना मेंसुरेशन को इससे निकाल दीजिए, क्योंकि मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूले याद ही करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें बाकी के जो चैप्टर हैं उसमें आप लोगों को, जैसे आप लोग देखते हो 180 डिग्री, तो उससे पहले क्यों आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। जैसे आप लोग ये सोचना शुरू करोगे तो अपने पास यहाँ पर क्यों हुआ, ये बात आप लोगों को हमेशा सोचनी है। तो देखिए, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अकेली ज्योमेट्री ध्यान रखना थ्योरी में नहीं है। थ्योरी में, ज्योमेट्री में अकेला ट्रायंगल थ्योरी में नहीं है, सर्किल भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है, पॉलीगन भी है, लाइन और एंगल भी अपने पास है। तो ध्यान रखना, जो कहीं से मैं शुरुआत कर लूं, आगे की चीजें पहले आती हैं, पहले की चीजें बाद में आती हैं। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने पास जो भी चीजें बाद की आएंगी वो मैं एक लाइन खींचूंगा और इसमें मैं बता दूंगा कि अभी भाई इस चीज को याद कर लो, बाद में आपके पास ये अपने आप सामने आ जाएंगी थोड़े दिन बाद। तो आप लोग दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो याद रखिए, दो लाइन पैरेलल है, और ये अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर है, प्रतिच्छेदी रेखा अगर है, तो ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं, एकांतर जो कोण होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण जो होते हैं वो अपने पास यहां पर बराबर होते हैं। बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को पता है। तो यहां से अपने पास ये एक स्ट्रेट लाइन पर बना जो एंगल अपने पास होता है वो क्या अपने पास 180 डिग्री होता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक स्ट्रेट लाइन पर, क्योंकि पूरा का पूरा जो अपने पास एक पॉइंट पर बना जो एंगल होता है वो पूरा एंगल को हम लोग बोलते हैं टोटल एंगल 360 डिग्री। और आधा अगर आप लोग कर दोगे तो ऊपर भी 180 और नीचे भी अपने पास 180। जेड चाहे जब भी पैरेलल लाइन से जब जेड बन रहा हो, चाहे जेड अपने पास ऐसे उल्टा हो सकता है, चाहे जेड अपने पास सीधा हो सकता है, पैरेलल लाइन से अपने पास अगर कभी भी अपने पास एंगल बने, दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री प्रूव करने के लिए बीसी के पैरेलल और ए से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन में खींचूंगा मेरी तरफ से। बीसी के पैरेलल और ए से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये वाला एंगल अगर मुझे बताइए सी है, ये वाला एंगल अगर सी है, तो क्या ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं? ये वाला एंगल भी सी ही होगा जब भी जेड बन रहा हो। ये देखिए, पैरेलल लाइन से जेड बन रहा हो। ये वाला एंगल अगर अपने पास बी है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर बी होगा, चाहे पैरेलल लाइन से जेड चाहे सीधा बने, पैरेलल लाइन से जेड चाहे उल्टा बने। और ये वाले एंगल को मैं ए नाम बोल रहा हूं। और एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बने उनका सम, तीन बने, दो बने, चार बने, सात बने, कितने भी अपने पास बने, उन सभी का सम जो अपने पास होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर अपने पास 180 डिग्री होगा। हाँ और ना बताइए, पहला पॉइंट कहां से, कैसे और क्यों आया? क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? बताओ मुझे। तो
तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोग को बहुत अच्छे से सही तरीके से कहाँ से कैसे और क्यों बना, ये बिल्कुल प्रत्येक बच्चे को उम्मीद है समझ में आई होगी। तो मैं कहना या बताना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रत्येक चीज को याद, प्रत्येक पॉइंट जो जो भी अपने पास आए उससे पहले क्यों लगा दो कि ऐसा क्यों होता है। आज तक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं खुद ही समझाने की कोशिश करूंगा क्यों होता है, जो नहीं आया वो मैं रटवा दूंगा, उसको खुद सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ। आप लोग ध्यान रखना। अमित, यहां पर मैंने कहा कि बाद की चीजें, अब ऑल्टरन ये जो चीजें हैं, ये बाद वाले जो पॉइंट हैं ये आपको याद करने हैं। जहां पर ये आएगा उसको उसके बाद मैं वहां पर समझा दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यहां पर ये जो चीजें हैं ये एक बार आपको, जो बाद की चीजें पहले आ रही हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। उमाकांत, यहां पर जो कोण बनते हैं ना, इनका नाम होता है। इस जगह जो कोण बनते हैं ये अपने पास ऑल्टरनेट एंगल है। यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इस जगह का नाम होता है, उसको नाम बोलते हैं। आप तो ये देख लो, जेड बने तो अपने पास दोनों कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। सब लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है। पॉइंट नंबर 2, ये जो अपने पास है यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी और सी, इसके 3 तो इंटीरियर एंगल अपने पास होंगे। ये जो अंदर की तरफ है इसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये जो अंदर की तरफ अपने पास है, ए है, बी है और सी है, ये अंदर की तरफ जो एंगल अपने पास होते हैं इसको इंटीरियर एंगल हम लोग बोलते हैं। लेकिन जो बाहर की तरफ अपने पास एंगल होते हैं उनको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ध्यान रखना। ये अपने पास है, ये बाह्य कोण है। तो ये वाला एंगल अगर अल्फा अपने पास है और ये वाला एंगल अगर ए अपने पास है और ये वाला एंगल अगर बी अपने पास है, तो हमेशा ध्यान रखना एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। बाह्य जो कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर अपने पास होता है। जो एक्सटीरियर एंगल अपने पास होगा, इनको बाहर वालों को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं हम लोग। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। इंटीरियर अपोजिट एंगल, बाह्य जो कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य जो कोण होगा वो अंत अभिमुख कोणों का योग, योग के बराबर होता है। बाह्य जो कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर जो एंगल होगा वो हमेशा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा। बात यह है कि अपने पास ये जो अपने पास है एक्सटीरियर एंगल जो होगा, बाह्य जो कोण अपने पास होंगे वो अपने पास यहाँ पर, मैं थ्योरी बहुत अच्छे से समझाऊंगा श्रेया, और बाद में क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो। मैं 200 के आसपास क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। फिर आप उसको कितने भी क्वेश्चंस, तो आप मैं आपको PYQ प्रोवाइड करूंगा। उसमें से 1000 कर लो, 2000 कर लो, वो आपके ऊपर होगा। मैं पूरी चीज मेरी तरफ से जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ मैं पढ़ा दूंगा, कंप्लीट अच्छे से थ्योरी करवाऊंगा। फिर आपको क्वेश्चंस में करवाऊंगा 200 से 200 प्लस के आसपास। उसके बाद अगर आप 1000 करना, 1500 करना, 1500 करना, वो आप कर सकते हो। मैंने पहले ही कहा है जो SSC में पूछता है उससे 100% मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। तो यहां पर ध्यान से, ठीक से, अच्छे से समझने की कोशिश करो। अब मुझे बताइए होता क्यों है। यहां पर ये अमित, यहां पर होता क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अंत अभिमुख कोणों का, अंत अंदर की तरफ ये रहा, और अभिमुख यानी कि ये सामने वाले कोण, इंटीरियर और अपोजिट। जैसे ये इंटीरियर है और ये दोनों इसके अपोजिट है, इन दोनों कोणों का योग इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा।
एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर अपने पास होता है। तो मुझे एक बात बताइए, बाह्य कोण अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर अपने पास बात है कि क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि मान लो ये वाला एंगल मैं मानता हूं सी, ये एंगल अगर सी मानो तो यहां पर, या इससे पहले मुझे एक बात बताइए, अगर ट्रायंगल के दो एंगल दिए हुए हैं और तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो मुझे खुद बताइए कि ये वाला एंगल, क्योंकि तीनों का सम पिछले पेज पर ही पढ़ा कर आया हूं, तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री माइनस ए माइनस बी होगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर क्या बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी समझ में है। और एक स्ट्रेट लाइन पर चाहे कितने भी एंगल बनो, चाहे दो एंगल बनो चाहे तीन एंगल बनो, क्या दोनों का सम अपने पास 180 डिग्री होता है? बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल अल्फा, एक स्ट्रेट लाइन पर बने जो एंगल होगा उनका सम 180 डिग्री होगा। तो 180 से 180 अपने पास कट गया है, तो एंगल अल्फा बराबर, मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी, क्या यही अपने पास आ जाएगा क्या? ये आगे जाकर प्लस हो जाएंगे। तो यही तो मैं आपको समझाना या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपने पास, वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, बताइए ठीक है क्या? जैसे मैं आप लोगों को ये बताने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, और वो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अपने पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये वाला एंगल मान लीजिए एक्स है, ये वाला एंगल अगर वाई है और ये वाला एंगल अगर जेड है, तो ध्यान रखना इसको आगे की तरफ बढ़ाने पर जो एक्सटीरियर एंगल अपने पास होगा, बाह्य कोण जो अपने पास होता है, ये वाला जो एंगल अपने पास होगा वो किसके बराबर होगा? एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको यहां पर ये बता रहा हूं कि इस तरफ अगर बढ़ा दें तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये किसके बराबर होगा? बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों का योग इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अपने पास यहां पर बना एंगल y प्लस अपने पास z होगा। बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? जो एक्सटीरियर एंगल अपने पास होगा, वो वाला जो एंगल अपने पास होगा, ये वाला जो एंगल होगा, बताइए किसके बराबर होगा? बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, x प्लस जेड के बराबर होगा। हाँ और ना बताइए क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया क्या? बताइए। ये है अपने पास पॉइंट नंबर 2, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं, काफी क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं, इस चीज को आप लोग याद रखना। लास्ट वाले में मैंने बताया कि x प्लस जेड है, ये बताया लास्ट वाले में। यहां पर जैसे एक ट्राइंगल की दो साइड अगर बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। दो साइड बराबर हो तो सामने के कोण भी अपने पास बराबर होते हैं। जैसे इस प्रकार से अपने पास कहेगा, एक ट्राइंगल अपने पास है ए, बी और सी। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझना। एक ट्रायंगल है ए, बी और अपने पास सी, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, एंगल को डिवाइड कर रहा है। ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री अगर अपने पास है, एक साइड CD पर एक पॉइंट इस प्रकार से है E कि अपने पास ये दोनों बराबर है। कौन कौन? AE बराबर है AD के। तो आप लोग बताइए ये वाला कोण कितने डिग्री होगा, ऐसा आपको बताना है कितने डिग्री होगा। मैं आपको फिर समझाता हूं, वापस देखना। ये अपने पास अगर A, B और C एक ट्रायंगल है जिसमें CD एंगल बाइसेक्टर है। सीडी पर एक पॉइंट ई इस प्रकार से है कि एडी बराबर है ए के। अगर बी 50 डिग्री हो तो यहां पर बना एंगल बताइए कितना होगा? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, बताइए आंसर क्या होगा प्रत्येक बच्चा। क्वेश्चन मैं फिर बोल देता हूं, फिर समझा देता हूं। एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी सी, सी का एंगल बाइसेक्टर इसको मिलता है डी पर। डी का एंगल बाइसेक्टर जो अपने पास है, यहां पर इसका एंगल बाइसेक्टर इसको डी पर मिलता है। सीडी पर एक ऐसा पॉइंट है कि ए बराबर है एडी के, मैंने साइन बना रखे हैं बराबर के, तो ये वाला एंगल 50 दिया हुआ है। तो वो वाला एंगल जो एक्स होगा वो कितने डिग्री होगा? 25 होगा, 45 होगा, 130 होगा। बहुत शानदार गजेंद्र भाई,
इस अब मेरे समझ में आया गजेंद्र कि आप हर चीज को रिपीट क्यों लिखते हो। आपके इस आंसर से मुझे सारी बात समझ में आ गई। मेरे भाई ये वाला एंगल 50 है और ये 130 है, 130 और 50 180 तो यही हो गया। फिर ये वाला एंगल क्या 0 डिग्री लोगे क्या? थोड़ा बहुत तो समझने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत तो सोचिए कि अपने पास यहाँ पर आंसर क्या होगा। 130 कैसे हो सकता है? 180 में से घटा दिया, आंसर 130। कौन सा नियम लगा रहे हो? कोई फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा क्या रहे हो? पता नहीं। 180 -50 -2 थीटा। फिर ये तो आपने घटाया ही नहीं भाई। एक बच्चा कह रहा है 180 -50 -2 थीटा। ये तो अपने पास, फिर आपने ये तो छोड़ ही दिया, ये घटा दिया, ये घटा दिया। पूरा एंगल थोड़ी ना पूछ रहा है, ये तो सिर्फ इधर वाला एंगल ही पूछ रहा है। देखो ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास यहां से ध्यान से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखना आप लोग। देखिए ये अपने पास इस प्रकार से यहां पर ट्रायंगल ए बी और सी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है? जो बाह्य कोण होता है वो अपने पास अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर। ये मान लो अपने पास एक्स है, ये वाला अगर वाई है, तो ये बाहर वाला जो एंगल होगा ये अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। ये लीजिए। तो यहां पर ध्यान से ठीक से, बिल्कुल गजेंद्र पहली बार, सारे बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे हैं। जो दूसरी बार पढ़ता है उसको तो मैं ब्लॉक ही कर देता हूं। हमेशा सारे बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे हैं। लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहूं कि ये वाला एंगल कितना है? 50 डिग्री। और मैं कहूं कि ये बताओ, तो आप इसको 130 तो नहीं बोल सकते। चाहे पहली बार पढ़ रहे हो या माइनस पहली बार पढ़ रहे हो या अपने पास 0 बार पढ़ रहे हो या आप लोग पढ़ने से पहले के -3 बार पढ़ रहे हो, कितनी भी बार पढ़ रहे हो, ये वाला एंगल 130 नहीं बोल सकते। क्योंकि तीनों का सम होता है 180 डिग्री। तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 50 होते ही 130 तो नहीं लिख पाओगे। यहां पर आप कहोगे सर 130 तो नहीं होगा, 130 ऐसे नहीं लिख पाओगे कि सर ये वाला एंगल 170 डिग्री। ये तो चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो या आप लोग पहली बार भी नहीं पढ़ रहे हो, उससे भी पहले हो, तो भी ये तो नहीं देना चाहिए। क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसको थोड़ा सा, क्योंकि आप कंपटीशन के बच्चे हो, तो इसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ताकि वहां पर ऑप्शन पर भी हम लोग विचार कर पाए कभी कभार। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से ठीक से अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये वाला जो एंगल अपने पास होता है वो अगर 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 50 है और ये वाला एंगल अगर अपने पास थीटा है, तो मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो एंगल अपने पास होगा वो 50 प्लस थीटा होगा। 50 प्लस थीटा क्यों होगा? क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुझे पहली बात ये बताओ, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो दोनों को मैंने रेड भी कर दिया है और यहां पर भी इसीलिए रेड से लिखा है। क्या प्रत्येक बच्चा 50 प्लस थीटा कैसे आया, एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्या ये बात तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? जीजे गौरव लिख रहा है दो साइड तीसरी से बड़ी होती है। अब इसने कहीं से पढ़ लिया, दो साइड तीसरी से बड़ी होती है। अगर आप लोग देखोगे अपने पास ऐसे बच्चे, वो एक बच्चा तो मतलब मैं जानता हूं अभी है मेरी क्लास में, मॉर्निंग के बैच में ऑफलाइन आता है। वो वहां पर जाकर ज्योमेट्री लिखाया। मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा था क्लास में, उसके बीएससी के एग्जाम चल रहे थे, तो वो पूरी की पूरी ज्योमेट्री रिवीजन करने के लिए, बीएससी में ज्योमेट्री नहीं आती वैसे, पूरी की पूरी जो बता रहा था मुझे, सर मैं पूरी की पूरी ज्योमेट्री लिखाया और उसमें पास भी हो गया। मतलब ऐसे ऐसे अपने कारनामे हो जाते हैं। और एक में बोला सर मैं पढ़ कर गया तो उसमें मेरे बैक लग गई। मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैथ्स था ना, जो अपने पास फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट सेमेस्टर का, वो पढ़ कर गया तो मेरे बैक लग गई इसमें। और जिसमें मैं ज्योमेट्री लिख के आया था, मुझे लगा इसमें रिवीजन भी हो जाएगा और पास हो फेल हो, पढ़े तो है नहीं, क्या फर्क पड़ता था उसमें। तो कॉपी चाहे कि लोग नहीं करते हैं। जैसे गौरव ने, एक बच्चा जीजे गौरव, ये अपने पास सीडीएस का एग्जाम देता है, इसने लिखा कि दो भुजाओं का योग तीसरी से। इसको कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। ये वही बच्चे हैं जो पेपर मिलने से पहले अपने पास कॉपी मिल गई थी, वहां पर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो 5 रट के आए। अब उनसे पेपर पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर क्या आएगा। उनको तो वो 5 की एक लाइन छोड़ी और 5 क्वेश्चन नीचे जो अपने पास
जो एक लाइन छोड़ के पेपर आएगा तो उसमें से एक लाइन लिख दूंगा, सेम टू सेम क्वेश्चन वापस लिख दूंगा, और नीचे तो मुझे वही लिखना है जो मैं रट के आया हूं। अगला पढ़ लेगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, अगला नहीं पढ़ेगा तो मैं पास हो जाऊंगा। और पास भी कौन सा, पहले अगले साल हो जाएंगे, उससे अगले साल हो जाएंगे, कौन सी उम्र अभी खत्म हो रही है। तो ध्यान रखना कि जो ये इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, इस क्वेश्चन पर इसका आंसर आया ही नहीं है। इसको तो एक पॉइंट याद है, इस भाई ने अपना बता दिया, अब इसका काम खत्म हो गया। अब आप जानो, दुनिया जाने, मास्टर जाने। देखो, मुझे बताइए, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये अपने पास 50, ये थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल उम्मीद है 50 प्लस थीटा कैसे आया। प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा, बोलो ठीक है क्या। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, दो साइड बराबर होती हैं, कभी मैं समझाऊंगा जब मुझे लगेगा कि अब बच्चों के समझ में आ जाएगा, उस टाइम मैं बताऊंगा कि अपने पास यहां पर अगर दो साइड बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होता है। ये दोनों साइड क्वेश्चन में इक्वल गिवन है, तो ये 50 प्लस थीटा है, तो इसके सामने ये भी 50 प्लस थीटा होगा। बताइए ठीक है क्या। अब इस ट्रायंगल में मैं एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम फिर लगाऊंगा, जो पूछा उसको मैं एक बार एक्स मान रहा हूं। तो इस ट्रायंगल में मैं एक्सटीरियर एंगल वाली जो थ्योरम है वो फिर से लगा दूंगा इस ट्रायंगल में। ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें मैं वापस से एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम लगा रहा हूं। ये जो बाह्य कोण होता है, ये वाला एंगल, ये बताओ किसके बराबर होगा। तो आप कहोगे सर 50 प्लस थीटा जो होगा वो एक्स प्लस थीटा के बराबर होगा। थीटा से थीटा अपने पास कट गया, तो एक्स का मान कितने डिग्री आ गया है, तो 50 डिग्री अपने पास आ गया। एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, ठीक से आप लोग समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। ये लीजिए, ये बात मैं आपको कहने की या समझाने की कोशिश कर रहा था। आपने भी ऐसे ही किया था मिथांशु, बिल्कुल ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा है, आदित्य कह रहा है सर ट्रायंगल जब टेढ़ा हो तो कैसे लग रहा है। भाई ट्रायंगल चाहे टेढ़ा हो, चाहे और टेढ़ा हो, चाहे मतलब उल्टा हो जाए, ये तो ऐसे में बना रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आप पूछोगे सर ट्रायंगल अब उल्टा हो जाए तो कैसे, इसके तो पैर ही ऊपर हो गए, अब कैसे ये ऐसे कैसे अभिमुख कोण कैसे हो जाएंगे। तो इसका मुख तो नीचे की तरफ है, तो ये बात कर रहे हो क्या अभिमुख। तो भाई ट्रायंगल टेढ़ा हो चाहे किधर भी हो, हमें तो थ्योरी याद करनी है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। और आप कंपटीशन की क्लास में हो, अपने पास यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप एसएससी में एसएससी का पेपर देने वाले हो। अब अगर पास हो गए तो आपकी सैलरी 1 लाख के लगभग देगी गवर्नमेंट। और अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, वैसे अगर सिलेक्शन हो गया, तो आजकल मोदी गवर्नमेंट की स्कीम भी आपको पता होगी कि आपकी आधी सैलरी जो है ना वो मैथ्स वाले टीचर के अकाउंट में आनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसे ही सिलेक्शन, आधी इंग्लिश वाले की चली जाएगी, रीजनिंग और जीके वाले तो फिर आपसे जिंदगी भर मांगते ही रहेंगे। तो आप काम भी करोगे और आधा पैसा मैथ्स वाला टीचर ले जाएगा, आधा इंग्लिश वाला ले जाएगा, आपका रानी मैम ले जाएंगे आधा पैसा, है ना। और बचा हुआ रीजनिंग और जीके तो वाले तो आपसे जिंदगी भर पैसे मांगते रहेंगे कि लाख कब चुका रहा है उधार। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ट्रायंगल टेढ़ा हो, ट्रायंगल उल्टा हो कि सर पैर ऊपर की तरफ हो गए हैं या सर पैर साइड में हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाह्य जो कोण होता है ना वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ऐसे भी हो सकता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये बात आप लोग याद रखिए, थ्योरी आप याद रखिए, ध्यान रखना। 50 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है गजेंद्र भाई। चलिए अगला आप देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जिस बच्चे के थोड़ा सा कम समझ में आए वो वापस देखना। मैं एक एक चीज आपसे पूछता रहता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। तो पहले मैंने 2 पॉइंट पढ़ाए आपको, ये तो एक एग्जाम्पल दिया, बाद में क्वेश्चन में वापस आ जाएगा। 2 पॉइंट मैंने आपको ये समझाया है। पहला पॉइंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, पॉइंट ये याद रखना आपको। बाद में वो तो क्वेश्चन है फिर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, सम ऑफ अपने पास नहीं, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या, बताओ।
तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को अच्छे से ठीक से समझ में आई है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोग यहां से खुद ही सोचिए, ये कॉमन सेंस की चीजें हैं। दो सिटी हैं, ए है और दूसरी अपने पास सी है। एक तो आप ए से सी पर जा रहे हो, यहां पर डायरेक्ट जा रहे हो। एक ए से पहले बी पर गए और फिर बी से अपने पास सी पर आए, ए से बी पर गए और फिर अपने पास सी पर आए। तो मुझे बताओ डिस्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज भी हो सकती है? एक तो ए से सी पर डायरेक्ट जा रहे हो, फिर आप लोग ए से बी सिटी पर गए और बी से सी सिटी पर अगर जाते हो, दो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो डायरेक्ट चले जाओ ए से सी पर, या ए से बी पर जाओ और बी से फिर अपने पास सी पर चले जाओ। तो मुझे बताइए डिस्टेंस डिक्रीज हो इंक्रीज होगी या डिक्रीज भी हो सकती है? तो आप कहोगे हमेशा और हमेशा जो डिस्टेंस है वो सर इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज कभी भी नहीं हो सकती। बताओ ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है सर या बराबर रहेगी, बराबर भी कभी नहीं रहेगी। अगर आप लोग एक तो डायरेक्ट बी पॉइंट चाहे कितना भी नजदीक आप लोग बना लीजिए, ए से बी पर गए और बी से अगर सी पर जाते हो आप लोग, तो कितना भी नजदीक अगर बना लो, इस लाइन के ऊपर अगर है तो कितना भी नजदीक आप लोग बना लीजिए, हमेशा और हमेशा डिस्टेंस क्या बढ़ेगी क्या? तो यही है हमारे पास ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट, जैसे गौरव ने हमें बताया था कि अपने पास यहाँ पर एक्सटीरियर जो अपने पास दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल जो अपने पास है ए बी और सी, ये वाली साइड मान लो ए है, ये वाली साइड मान लीजिए बी है और ये वाली साइड अगर सी है, तो इन दोनों का जो सम अपने पास होगा, तीसरा पॉइंट यही है, दो साइड्स का सम बी प्लस सी बड़ा होगा किससे? ए से। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ए प्लस सी जो होगा दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा अपने पास होता है। बी प्लस सी अपने पास ए प्लस सी और अपने पास यहाँ पर ए प्लस बी बड़ा होगा किससे? अपने पास सी से बड़ा होगा। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, नहीं, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। और साथ ही आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि दो भुजाओं का जो डिफरेंस अपने पास होता है वो तीसरी से हमेशा अपने पास, ये ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है, तो इसका जो डिफरेंस अपने पास होगा बी माइनस सी, वो हमेशा छोटा होगा किससे? ए से। ये जो अपने पास है, ये अपने पास a माइनस सी जो है वो छोटा होगा किससे? अपने पास b से। और अपने पास a माइनस बी जो होगा वो छोटा होगा किससे? c से। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा और दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये लीजिए सर, ये सम तो हमें समझ में आ गया। हमें ये बात तो समझ में आई कि यहाँ पर सम कहाँ से अपने पास आ गया है, ये चीज तो ठीक है आपने बता दिया। ये डिफरेंस वाला कहाँ से आता है, एक चीज। और दूसरी बात, ये मोड हम लोग कहाँ से, कैसे और क्यों लगा देते हैं, ये बात अपने पास कहाँ से, मोड क्यों लगा दिया, ये पहली बात तो बताओ। ये क्या लगा दिया नया साइन, मोड क्यों लगा दिया? इसका मतलब होता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है। मुझे बताइए, अगर एक बंदा आपके घर पर आता है, ध्यान से समझिए, एक बंदा आपके घर पर आता है और वो आपसे भी बड़ा है और आपके बड़े भाई से भी बड़ा है। एक बंदा आपके घर पर आया, वो आपसे भी बड़ा है और आपके बड़े भाई से भी बड़ा है। तो मुझे एक ही स्टेटमेंट अगर बोलूं, मैं किसी को, किसी अननोन पर्सन को अगर मैं बताऊं कि आप दोनों से वो बड़ा है, एक स्टेटमेंट बोलूं, तो कौन सा सही रहेगा? वो आपसे बड़ा है ये सही रहेगा या आपके बड़े भाई से बड़ा है ये सही रहेगा? ताकि दोनों ही इंक्लूड हो जाएं। एक बंदा आपके घर पर आया, वो आपसे भी बड़ा है और आपके बड़े भाई से भी बड़ा है। तो अगर मुझे किसी को बताना हो कि ये अपने पास दोनों से बड़ा है, तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा? तो आप कहोगे सर बड़े भाई से बड़ा वाला बोल दो, तो मेरे से तो बड़ा खुद ही हो जाएगा वो। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? बड़े भाई से बड़ा बोल दीजिए। जैसे एक्स का मान दो से भी बड़ा है, एक्स का जो मान है वो दो से भी बड़ा है और एक्स का मान माइनस दो से भी बड़ा है, तो मुझे बताइए क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि एक्स का मान दो से बड़ा है? यार, जो दो से बड़ा होगा वो माइनस दो से तो बड़ा होगा ही होगा, खुद ही हम लोगों को पता है। तो ऐसे ही आप लोग ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहां से सी को आगे ले जाऊं, ध्यान से समझना, अगर मैं यहां से इसको, मान लीजिए ये मैं सोल्व करता हूं, अगर मैं इसको आगे ले गया तो ए बड़ा होगा किससे? बी माइनस सी से। और यहां से अगर स्टेटमेंट में लिखूं, ए बड़ा होगा किससे? बी, अपने पास सी माइनस बी से। ये अपने पास ए जो है
वो इस स्टेटमेंट से b माइनस सी से भी बड़ा है, और a जो है c माइनस बी से भी बड़ा है। तो अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, लेकिन एक तो इसमें से पॉजिटिव होगा और एक अपने पास नेगेटिव होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो जो अपने पास a b माइनस सी से भी बड़ा है और a c माइनस बी से भी बड़ा है, तो a इसके पॉजिटिव से बड़ा होगा, वो मैं लिख लेता हूं, क्योंकि नेगेटिव से बड़ा तो फिर खुद हो ही जाना है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि अगर बी और सी का मान कुछ भी ले लीजिए, एक पॉजिटिव आएगा एक अपने पास नेगेटिव आएगा, तो जो पॉजिटिव से भी बड़ा है और नेगेटिव से भी बड़ा है, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूं क्या कि एक्स का मान पॉजिटिव से बड़ा है, और पॉजिटिव से बड़ा है तो मैंने ये यहां पर संख्या ले ली है, ये लीजिए। सर अगर दो साइड का डिफरेंस तीसरी से बड़ा हो जाए तो? दो साइड का डिफरेंस तीसरी से बड़ा, यही तो मैं कह रहा हूं राणा यादव, अपना क्वेश्चन क्या है? यही तो मैं बता रहा हूं कि कभी हो ही नहीं सकता। जैसे अगर अपने पास यहां पर मैं बोलूं कि अपने पास इंग्लिश में अपने पास टोटल 26 लेटर हैं, ABCDXYZ, 27वां बताइए क्या होता है? मैं पहले ही लिख दूं कि 26 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, और फिर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 27वां क्या होता है, तो बैठे बैठे सोच भले ही लो आप। तो ऐसे ही मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी ऐसा कोई ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है ही नहीं कि दो, फिर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं आपसे। दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है, तो ही ट्रायंगल फॉर्म हो पाएगा, नहीं तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ध्यान रखना। जैसे, और इसी पॉइंट पर तो एसएससी क्वेश्चन बनाता है। क्या क्वेश्चन बनाता है उसने? जैसे एक आया हुआ क्वेश्चन ही मैं लिखता हूं, A B C और D। अपने पास ये जो साइड है 6 8, और अपने पास मान लीजिए 11 है, तीन अपने पास यहाँ पर 4, और मान लीजिए अपने पास 5 है, 3 5, और मान लीजिए 8 है, 10 12 और 13 है। निम्न में से किससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है? मोड में जो भी होता है, नेगेटिव है तो भी बाहर पॉजिटिव ले लेंगे, और पॉजिटिव है तो भी बाहर नेगेटिव ले लेंगे। निम्न में से किससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है? ये लो, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, एसएससी का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ये अपने पास 6 और 8 कितना हुआ? 14, इससे बड़ा है। 8 और 11 19, 6 से बड़ा है। 11 और 6 17, 8 से बड़ा है। दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, बोलिए ठीक है क्या? यहां पर 3 और 4 अपने पास यहाँ पर 5 से बड़ा है, 5 और 4 3 से बड़ा है, 5 और 3 8 4 से बड़ा। दो साइड को जोड़ो, ये अपने पास 5 और 3 8 इसके बराबर आ गया ना, इससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। और ये यही तो पूछना चाह रहा था कि निम्न में से किससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, तो अपने पास यहाँ पर इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि इनका सम इसके बराबर आ गया। कोई भी दो साइड को ऐड करो तो वो तीसरी से बड़ा आना चाहिए। तो ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ समझ पाए हो क्या? यहां से अपने पास क्वेश्चन पूछ लिया, आए हुए क्वेश्चन से मैं लिख रहा हूं, एक साइड 4 है एक साइड 10 है, और एक साइड अपने पास ए है। एक साइड 4 है एक साइड 10 है और एक साइड अपने पास ए है। तो बताओ ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल होगा? ए की रेंज या ए की प्रास आप लोग बताइए। तो दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, तो इनका सम कितना है? 14। ये तो तीसरी से बड़ा होगा। और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा, तो ये लीजिए, रेंज या प्रास जो होगी वो 6 से लेकर अपने पास 14 तक होगी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से ठीक से आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। रेंज दो साइड्स का सम, दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी से, तो इनका सम कितना है? तो सम आप कहोगे सर 14 है, तो 14 तो बड़ा होगा। और डिफरेंस बताओ, हमेशा तीसरी से छोटा होता है। डिफरेंस हमेशा अपने पास इस साइड से छोटा होता है, और सम हमेशा इस साइड से बड़ा होता है। तो सम लिया 14, वो तो इससे बड़ा होगा। डिफरेंस लिया, वो इससे छोटा होगा। तो ये अपने पास यहाँ से एक रेंज बन गई, 6 से बड़ा होगा, और अपने पास 14 से अपने पास छोटा होगा। एक बच्चा ने अभी ने लिख दिया सर 7 से 13 होगा। अभी 7 से 13 तब होगा जब ये कहे कि इंटीजर अपने पास है। 7 से 13 तब होगा जब वो बोले कि इंटीजर अपने पास है। यहाँ इंटीजर थोड़ी ना बोला है मैंने, वो तो 6.1 भी हो सकता है, 6.2 भी हो सकता है, 6.3 भी हो सकता है, 6.4 भी हो सकता है।
6 से बड़ा और 14 से छोटा। ध्यान से समझिए, ध्यान दीजिए। अपने पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड अपने पास यहाँ पर 10 है, या अपने पास यही ले लो, अपने पास एक साइड अपने पास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 है। दूसरी साइड अपने पास 20 है और तीसरी साइड ए है, और ए का मान इंटीजर है। पहली बात तो पहला क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछता है कि आप लोग रेंज या प्रास बताइए, ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल होगा, ए की रेंज या ए की प्रास आप लोग बताइए। तो क्या आप लोगों को याद है क्या कि दो साइड्स का सम, इन दोनों साइड्स का सम, क्योंकि वापस 10 आ जाएगा, तो मैं इसको 10 और अपने पास एक बार आपको समझाने के लिए 19 मान लेता हूं। 10 और 19 अगर मैंने मान लिया है, तो दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, और दो साइड का जो डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 9, वो तीसरी से छोटा होगा। तो रेंज या प्रास 9 से 29 अपने पास यहाँ पर 9 से 29 कैसे आ गया, हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यदि मैं बोलता हूं ए इंटीजर है, अगर मैं बोलता हूं कि ए अपने पास अगर इंटीजर अपने पास है, ए इंटीजर अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, ए का मिनिमम मान क्या होगा? ए अगर इंटीजर है तो ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो आप लोग कहोगे सर ए की मिनिमम इंटीजर है और 9 से बड़ा होना चाहिए, तो ए का मिनिमम मान 10 होगा, हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये देखिए भाई, आप शशि कुमार देखिए, जब आपके पास यहाँ पर ऑनलाइन अगर आप लोग पढ़ते हो, ऑफलाइन बच्चा पढ़ता है, मेरे सामने बैठा है, ये सारा मैं पॉइंट वाइज उसको बताते चलता हूँ। मेरे पास ये चीजें कहीं भी लिखी भी नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से मैं बताते चलता हूँ, तो वहां पर कोई भी बीच में इंटरनेट वगैरह का कोई भी वो नहीं आता, प्रॉब्लम नहीं आती। तो एकदम सही तरीके से बच्चा पढ़ता है। यहाँ पर जब ऑनलाइन आप लोग पढ़ते हो, तो आपके पास तीनों चीजें सही होनी चाहिए। आपकी तरफ भी नेट ठीक होना चाहिए, मेरी तरफ भी नेट ठीक होना चाहिए, और टीचर भी आपके पास ठीक होना चाहिए। तीनों चीजें अगर परफेक्ट हैं, तो फिर ऑनलाइन क्लास बहुत शानदार जाती है। फिर तो घर पर बैठे बैठे पढ़ते हो आप, फिर तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। तो अगर आपने ये तीनों चीजें ठीक चुन ली हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरी तरफ से नेटवर्क बिल्कुल ठीक है। टीचर मैं कैसा हूं आपको पता है, आप किसी से पूछिए, नहीं पता लग रहा है तो। जो भी मुझसे आज तक 2010 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, उसके बाद अगर कोई सिंगल बंदा कोई भी मुझसे पढ़ा, उससे पूछिए आप। और तीसरा, आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। तीनों चीजें बढ़िया होंगी तभी काम चलेगा भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास तीसरा मान, अगर मैं आपसे पूछूं तीसरा क्वेश्चन, ए का मैक्सिमम मान क्या होगा, ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, चलिए आप लोग बताइए मुझे। और ये ए जो है वो इंटीजर अपने पास है, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। हाँ और ना बताइए। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ये जो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास है 29 से छोटा होना चाहिए और इंटीजर अपने पास होना चाहिए, तो क्या अपने पास 28 होगा? हाँ और ना बताइए। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 28 अपने पास आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन इसमें जो बन सकता है, जो एसएससी बना सकता है, वो अपने पास ये होगा, ए का या रेलवे जो बना सकता है, बताइए नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितने होंगे? कितने ट्रायंगल अपने पास संभव हैं? तो ट्रायंगल अगर कितने संभव हैं, ये अगर आप लोग जानना चाहते हो, तो अपने पास फॉर्मूला होता है 2n-1। 2n छोटे वाली साइड 10, 19, और ए में छोटे साइड कितनी है, 10, जो गिवन साइड है उसमें छोटी साइड कितनी है, 10 गिवन है। तो अपने पास यहाँ पर 2 × 10 माइनस अपने पास 1, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितने होंगे, 19। जितने ए के मान संभव हैं, वही तो अपने पास यहाँ पर ट्रायंगल पॉसिबल हैं। तो ए का मान मुझे बताइए, 10 होगा, 11 होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अपने पास 20, 21, 22, 23, 24, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28 यहां तक पॉसिबल हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल क्या 19 ही होंगे क्या? और उसको अगर जल्दी आप लोगों को निकालना है यहां पर, तो उसका एक फॉर्मूला भी अपने पास होता है, 2n-1। n कौन है यहां पर? तो आप कहोगे सर n यहां पर छोटे वाली साइड्स है, दोनों में से जो छोटी साइड होगी वो अपने पास होगा। ध्यान रखना, बोलिए ठीक है क्या? थैंक यू पी भाई। पी ने लिखा है A1 ही अपने पास यहाँ पर सारी चीजें A1 का है। थैंक यू भाई पी। यहां पर ध्यान से ठीक से अच्छे से समझना, मिनिमम 10 कैसे, ये अभिषेक आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। ऐसा क्वेश्चन करोड़ों अरबों सालों में जिस टीचर का सौभाग्य एकदम मतलब ऐसे होता है ना कि वो उसने पिछले जन्मों में कम से कम 7-8 करोड़ जन्मों में बढ़िया काम किया है, तब उसके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपके चरण स्पर्श कि आप मेरी क्लास में महानता के क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आपने मेरा पूरे जन्म को ही उद्धार कर दिया। ये जो दो साइड होती हैं 10 और 19, इसमें से छोटी साइड क्या 10 नहीं है क्या? मैं बार बार बोल रहा हूं कि छोटी साइड लेनी है, तो 10 और 19 में से मुझे बताइए क्या छोटी साइड आप नहीं ढूंढ पाओगे क्या? कि 10 और 19 में से छोटा कौन है? एन यहां पर छोटे वाली साइड लेनी है, और 10 और 19 में से छोटी साइड कौन सी है क्या आप नहीं ढूंढ पाओगे क्या? बताओ। 2n-1, और n जो है वो स्मॉलर साइड है, जो भी दो साइड गिवन है उसमें से स्मॉलर साइड है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बताओ ठीक है क्या? अक्षय कुमार कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है, थैंक यू भाई। अब आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब मैं तो यहां पर ये देखिए, पहले क्या करता हूं, पहले मैं आपकी चैट ऑफ करता हूं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता है। मैं सोचता हूं कि पहले तो बच्चे को ये समझा दिया जाए कि एन जो है ना वो छोटे वाली साइड होती है। n 2n-1 एक फॉर्म, पहले तो मैंने ये बताया कि आप ऐसे लिख सकते हो, तो गिन लो, तो 19 अपने पास होंगे। दूसरा, जल्दी अगर आपको करना है तो 2n-1, इससे करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और एन यहां पर छोटे वाली साइड्स अपने पास होती है। फिर मैं सोचता हूं कि मैं बताऊं बच्चे को कि ये अपने पास फॉर्मूला कहां से बना, लेकिन उससे पहले ही अभिषेक भाई साहब पूछ लेते हैं कि सर छोटी साइड कैसे, 10 ही क्यों छोटी साइड? मैं कह रहा हूं इन दोनों में से जो गिवन साइड है वो भी मैंने बोल दिया था कि छोटी साइड आपको लेनी है। तो फिर मैं आगे समझाना जो चाह रहा हूं ना कि ये क्यों बना, तो मैं डर जाता हूं कि यार समझाऊं कि नहीं समझाऊं, समझाऊं कि छोड़ दूं, ऐसे में डर जाता हूं फिर। ध्यान से अच्छे से समझना आप लोग। अगर 10 से 20 के बीच में कितने नंबर होंगे? 10 से 20 के बीच में कितने नंबर होंगे? तो याद रखना, बताओ कितने नंबर होंगे? तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर 10 नंबर होंगे। 10 नंबर नहीं होंगे, ध्यान रखना। 11, बीच में मैं पूछ रहा हूं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो अपने पास 3, 3, 6 और 3, 9 ही नंबर नहीं है क्या? तो तरीका होता है 20 माइनस 10 करके 1 और माइनस करते हैं, तो 9 नंबर अपने पास आता है। कोई बच्चा बोलता है सर 10 नंबर क्यों नहीं होंगे? तो मुझे बताओ 10 व 11 के बीच बताओ आप। 10 व 11 के बीच में कोई बच्चा बोलता है सर 10 क्यों नहीं होंगे? फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं कि मैंने लिखकर भी मैं बता देता हूं कि देखिए 9 नंबर है इसके बीच में। तो 9 नंबर या तो आप लोग काउंट कर लिया करो, हमेशा के बीच के नंबर लिखो, काउंट कर लो 9। या फिर मैं तरीका समझा देता हूं कि बड़े में से छोटा घटा के 1 और घटा दिया करो, तो अपने पास आ जाएगा। क्यों क्यों सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये तब थोड़ी ना कर पाओगे 1 से 100 के बीच अगर मैं पूछ लूं तो। अगर फ्रॉम 1 टू बिटवीन 100 के बीच, तो सारे के सारे लिख थोड़ी ना पाओगे कि अपने पास 99 तक। तो फिर ये 100 -1 तो नंबर बीच में कितने होंगे? 98। अगर कोई बच्चा सोचता है कि सर 2 क्यों नहीं होंगे यहाँ पर, 10 क्यों नहीं होंगे, तो 10 व 11 के बीच में कितने नंबर है बताओ? तो 11 - 10 1। बताओ कौन सा इंटीजर है एक बीच में? ध्यान रखना, मैं इंटीजर पूछ रहा हूं, तो कौन सा इंटीजर है? तो आप कहोगे सर 10 व 11 के बीच में इंटीजर, तो फिर आप सोचते ही रहते हो, खत्म ही नहीं करते उस सोचने को। यहां पर तो मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी आपको संख्याएं निकालनी है तो बड़े में से छोटी माइनस करके 1 और माइनस करते हैं। अब ध्यान से समझना, यहां पर मैंने ये समझाने की आपको कोशिश की है कि इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो ए, बी और अपने पास सी, मान लो ये साइड अपने पास एन है, ये साइड अपने पास एम है और ये साइड अपने पास ए है, ये दोनों साइड गिवन है, इसमें बड़ी साइड है और ये अपने पास छोटी साइड है।
एन छोटी है और एम अपने पास बड़ा है। ध्यान से अच्छे से ठीक से अब आप लोग समझने की कोशिश करना। प्रत्येक बच्चा मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग मुझे बताओ ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल होगा, क्या ये जानते हो क्या? ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल होगा? तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, एक बच्चा सुबह से पूछ रहा है कि सीजीएल में हाइट मांगते हैं क्या। भाई आप यहां पर थोड़ी देर पढ़ो तो सही, कभी एक्स्ट्रा डिस्कशन कर लेंगे। नहीं तो गजेंद्र मैं कहूंगा बिल्कुल मांगते हैं। 7 फीट से ऊपर होनी चाहिए आपकी हाइट हमेशा और हमेशा, तो इस सीजीएल में सिलेक्ट हो पाओगे, याद रखना। 7.5 फीट से ऊपर होनी चाहिए ये लो। अब पढ़ लो भाई, देवता पढ़ाने दो। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, आप एक्स्ट्रा कमेंट करते हो तो मुझे लगता है किसी बच्चे ने कुछ पूछा होगा, फिर मेरा ध्यान उधर जाता है। तो 7.5 फीट से ज्यादा हाइट चाहिए। अगर 7.5 फीट से ज्यादा हाइट नहीं है आपकी, तो आधी छोड़कर भाग जाओ, दीवार कूद कर फांद कर भाग जाओ अभी। देखना, ध्यान से समझना। मुझे बताइए ये मैंने कैसे लिख दिया? दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, एम और एन, और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और बताओ, अभी भी मैंने समझाया है, अगर कभी भी 10 से 19 के बीच में अगर आपको करना है, तो 19 -10 करके छोड़ते हैं, 1 माइनस भी करते हैं। तो आप कहोगे सर 1 माइनस भी करते हैं हम लोग, तभी तो अपने पास यहाँ पर 8 अपने पास बचता है। ये लीजिए। तो यहाँ पर भी ए का मान अगर कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल होगा, अगर मैं ये देखूं, तो मुझे एक बात बताओ, आप कहोगे सर एम प्लस एन में से एम माइनस एन माइनस करके, और उसमें से आप 1 और माइनस कर दो, तो एम प्लस एन माइनस एम प्लस एन -1, एम से एम कट गया, तो बचा क्या? 2n-1। ये चीज जो है ना, ये यहां पर आया, उसको मैं आपको यहां पर रटवा रहा हूं, और कोई भी ऐसे कोई जादू टोना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को मैंने इधर रटवा दिया है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है कि ये फॉर्मूला कहां से बन गया? उम्मीद है अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए होंगे इस चीज को। मैं अगला क्वेश्चन आपसे 5 नंबर ये पूछना चाह रहा हूं, जो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल बनेंगे ना, उसका सम ऑफ पेरीमीटर आप लोग बताइए। उसका सम ऑफ पेरीमीटर, परिमापों का योग आप लोग बताओ। परिमापों का योग क्या होगा? जितने भी ट्रायंगल अपने पास बनेंगे, उनके सभी के परिमाप का योग क्या होगा, ऐसा आप लोगों को बताना है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू यहां पर 9 से बड़ा मिनिमम वैल्यू, ऐसे 9 से बड़ा इंटीजर सोचिए कौन सा होता है? इंटीजर होगा और 9 से बड़ा होगा। रसिका सोचिए, इंटीजर होगा और 9 से बड़ा होगा, तो कौन सा इंटीजर 9 से बड़ा होता है? तो 9 से जस्ट बड़ा इंटीजर 10 है। 29 से जस्ट बड़े से बड़ा 29 से छोटा ही होगा कोई मान, तो 29 से जस्ट छोटा कौन सा मान होता है? 28। ऐसे में निकाल रहा हूं। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, परिमाप अपने पास क्या होता है, क्या आपको पता है क्या? जितने भी अपने पास m प्लस एन, इधर लिख देता हूं मैं जो समझाया था, ताकि यहां पर मैं बता सकूं आपको। तो ये यहां पर m प्लस एन -m प्लस एन -1, तो 2n-1। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जो ट्रायंगल अपने पास बनेंगे, जैसे अपने पास ऐसे ट्रायंगल बनेंगे, अपने पास दो साइड तो फिक्स है। कौन कौन सी? कौन? 10 और 19। 10 और 19, और ये पहले साइड तो कितनी आएगी? 10। ये अपने पास बताओ 10 और 19, ये साइड कितनी आएगी? 11। फिर अपने पास कितना होगा? 10 और 19, ये साइड कितनी आएगी? 12। फिर अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 10 और 19, ये साइड कितनी आएगी? 13। इस प्रकार से मुझे बताइए, 10 और 19 और ये साइड कितनी आ जाएगी? 28। ये एक साइड, दो साइड तो फिक्स इसने खुद ने दी है, ए का मान चेंज होता रहेगा। तो मुझे बताइए ऐसे 19 ट्रायंगल बनेंगे। हाँ और ना बताइए, क्या आपको याद है क्या?
यहां से मुझे बताइए प्रत्येक बच्चा देखकर 10+19+12, 10+19+11, 10+19+12, 10+19+13, 10+19+28 यहां तक चलेगा। इसको अब दो तरीके से आप लोग क्लियर कर सकते हो। सर आप सवाल दो, इतने कॉन्सेप्ट हो गए हैं पॉइंट से रिलेटेड। आदित्य पागल तो नहीं हो गए हो क्या आप भाई? सही है ना? आपका दिमाग तो एकदम परफेक्ट चल रहा है ना? मुझे सिखाओ नहीं अभी भाई कि कैसे पढ़ाना है। जैसे मैं पढ़ाते चल रहा हूं उसको पढ़िए और मुझे पढ़ाने दो। ये और क्या हो रहे हैं अपने पास? मैंने 4 पॉइंट समझाए हैं, उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको करवाते हुए जा रहा हूं और आप कह रहे हो सर हमें क्वेश्चन दो। आप एकदम सही नॉर्मल तो हो ना भाई? ये बताइए मुझे। मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आप कह रहे हो सर हमें क्वेश्चन दो। ये मैं क्या करवाता जा रहा हूं? तो थोड़ा सा एकदम तरीके से पढ़ लो भाई। पढ़ने आए हो पढ़ लो, ऐसे नहीं कि हर चीज को ही मजाक में ले लिया आपने। पढ़ाई कर लो। क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूं, सर बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हमें क्वेश्चन दो, तो कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है भाई यहाँ पर। तरीके से पढ़ लीजिए, ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं रहता है। ये देखिए 10 है 19 है अपने पास, 10 है, 10 है 19 है 11 है, 10 है 19 है 12 है, 10 है 19 है 13 है, 10 इस प्रकार से 28 तक चलेगा। तो दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, या तो इन सभी को ऐड कर लो, ऐड करते चलो और फिर उनको ऐड कर दो। या बच्चे क्या करते हैं, ये इस प्रकार से ऐड करने, इसको ऐड करने के बजाय पहले इनको ऐड कर लो और फिर सभी को ऐड करने के बजाय वो इनको ऐड कर लेते हैं। पहले 10 10 को 19 बार ऐड कर लेते हैं, फिर 19 19 19 को 19 बार ऐड कर लेते हैं। 19 बार क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ट्राइंगल 19 है। तो मुझे बताइए क्या आप लोग 10 10 10 10 19 बार अपने पास आएगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां पर मुझे बताइए 19 19 19 19 क्या 19 बार अपने पास आएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है रिकॉर्डेड करूंगा। अगर आप आ सकते हो तो लाइव ही आना, क्योंकि ये जो पहली क्लास होती है ना, पहली एक दो क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। कल से और क्लास स्मूथ होएगी और परसों से देखना और क्लास स्मूथ होगी। मैं एक्स्ट्रा बातचीत बहुत कम करता हूँ, लेकिन पहली क्लास में क्योंकि नए बच्चे होते हैं तो वो थोड़ा सा उनको मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं पता रहता। धीरे धीरे या तो वो छोड़कर भाग जाता है, 9 2 11 हो जाएंगे यहाँ से, तो वो वैसे ही ठीक है कि बाद में छोड़कर भाग जाए, ज्यादा बढ़िया है। नहीं, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होगा और सिलेक्शन भी नहीं होगा। नहीं तो अपना एक या दो क्लास में बच्चे को समझ में आ जाता है कि अच्छा सर का पढ़ाने का तरीका ये है, तो वो बिल्कुल, क्योंकि लगभग बच्चे तो 80% बच्चे तो कहीं से सुन के आते हैं कि यार वो टीचर एक्स्ट्रा बातचीत या ऐसे नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ आता है, पढ़ाना शुरू करता है, लास्ट तक सिर्फ पढ़ाते ही जाता है। लेकिन पहली एक दो क्लास में फिर बचे हुए 20% बच्चों के भी समझ में आ जाती है। तो चिंता मत करना कोई भी बच्चा भाई कि थोड़ी एक्स्ट्रा बातचीत हो रही है, वो पहले एक दो क्लास में होती ही है। तो यहां से ध्यान से ठीक से समझना। 19 19 19, अब ये जो जोड़ने का तरीका, लगातार संख्याएं जोड़ने का तरीका आप लोग सीख लीजिए। ये जो संख्याएं अगर आपको कभी भी ऐड करनी है तो इनका तरीका होता है या तो 10+11, 11 में फिर 12 फिर 13 ऐसे जोड़ लो, या सबसे बढ़िया तरीका है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स। ये अपने पास तरीका होता है, ध्यान रखना। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या इसको? अब जोड़, अब किसी बच्चे को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आज सीखो कि ठीक है यार मैं आज के बाद ध्यान रखूंगा कि लगातार संख्याओं को जोड़ने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स है उसको हम लोग करते हैं। तो मुझे बताइए यहां से अगर मैं सोल्व कर लूं तो क्या 19 कॉमन आ जाएगा क्या? तो यहां से 10 बचेगा, यहां से 19 बचेगा, ये 10 और 18 28, 38 में 2 का भाग दोगे तो क्या ये अपने पास 19 × 2 38 यही बच गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास फिर से 19 बच गया है। 19 × 2 अपने पास 38 और 10 48, तो 19 को इंटू कर देंगे 48 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए ध्यान से सुनना, फिर से सीखना, कोशिश करना समझने की,
प्रत्येक बच्चा। एक ट्रायंगल की साइड अपने पास जो है वो 4 है, एक साइड 10 है। तो बताइए ए का जो मान है, और ए यहां पर इंटीजर है, तो पहला क्वेश्चन, ए की प्रास आप लोग बताइए। आप लोग बताओ मुझे, जो अपने पास यहां पर रेंज बताइए, रेंज या परास जो होगी, परास या सीमा, बात एक ही होती है, वो आप लोग बताओ। तो आप लोग कहोगे ए का मान अपने पास सर दो साइड्स का सम 14 और दो साइड का डिफरेंस 6। क्या ये बात, एक एक पॉइंट में पूछता रहता हूं, क्या इतनी बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, पहला पॉइंट हम लोग समझ पाए हैं। ए अगर इंटीजर है, ए का मान 6 से बड़ा है और 14 से छोटा है, तो मैं पूछूं कि ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ए की मिनिमम वैल्यू 7 क्यों होगी, क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। एक एक बात मैं वापस पूछ रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का मैक्सिमम मान क्या होगा, ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू 13। क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि 13 कहां से आ गया है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, एक का नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल का या तो आप लोग 6 से बड़ा सारे नंबर लिख लो, 7, 8, 9, 10, 11, अपने पास 12, 13, ये अपने पास यहां से 4 और 3 7, 7 मान पॉसिबल होंगे, ऐसे लिख दो। या ये नहीं लिखना चाहो, ये अगर इसमें टाइम वेस्ट होता है, तो आप लोग क्या करोगे, जो छोटा नंबर है दोनों में से जो गिवन है, कोई बच्चा सोचेगा सर ए भी तो छोटा हो सकता है, ए पर ध्यान नहीं देना। जो दो नंबर गिवन है उसमें से जो छोटा नंबर है उसको 2 से इंटू करके एक घटा देना, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 7। ये पूछता है वो चौथा क्वेश्चन इस टाइप से। यहां पर क्या हम लोग यहां पर अगर पूछ ले कभी भी, जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल होंगे, जितने ट्रायंगल बनेंगे, उनका पेरीमीटर का योग बताइए, सम ऑफ पेरीमीटर, परिमापों का योग, परिमापों का योग आप लोग बताइए। तो परिमाप का योग अगर कभी भी हम लोगों से पूछ ले, तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग यहां पर ट्रायंगल ए, बी और सी जो अपने पास है, यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल बनेंगे कितने, तो अपने पास आप कहोगे सर 4, 10 और अपने पास यहां से शुरू हो जाएगा 7 से, 4, 10 और अपने पास 8 है, 4, 10 और अपने पास 9 है, 4, 10 और अपने पास सर यहाँ पर 4, 10 और 10 है, सर यहाँ पर 4, 10 और 11 है, सर यहाँ पर 4, 10 और 12 है, 4, 10 और 12 है, सर यहाँ पर 4, 10 और 13 है। क्या यही अपने पास 7 ट्रायंगल बनेंगे, बताओ ठीक है क्या। और परिमापों का योग अगर पूछ ले, सम ऑफ पेरीमीटर अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए, तो मुझे एक बात बताओ, या तो 4 प्लस 10 प्लस 7 ऐसे जोड़ लो, 4 प्लस 10 प्लस 8, 4 प्लस 10 प्लस अपने पास 9, 4 प्लस 10 प्लस अपने पास 10, 4 प्लस 10 प्लस अपने पास 10 है, 4 प्लस 10 प्लस 11 अपने पास है, 4 प्लस 10 प्लस 12 अपने पास है, 4 प्लस 10 प्लस 13 अपने पास है। इनको या तो जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ के और फिर ऐड कर दो, या फिर आपके पास एक तरीका, 7 और 13 कैसे, अब देखो गजेंद्र कितनी देर होगी मुझे समझाते हुए, आपका क्वेश्चन अब आया है। 7 ऐसे 6 से बड़ा इंटीजर, लाइन लिखिए, नंबर सीरीज लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे। अब मुझे बताओ 14। अब बताओ 6 से बड़ा नंबर आपको ढूंढना है, कौन सा होगा। 6 से बड़ा नंबर बताइए भाई, कौन सा होगा, 6 से बड़ा होना चाहिए। तो अब इस नंबर लाइन पहले लिखो आराम से बैठकर, चाहे चाहो तो 100 तक भी लिख लो आप, ताकि एकदम क्लियर हो जाए सारी बात। तो 100 तक लिख लो, मैंने 14 तक ही लिखा है। अब 6 से बड़ा नंबर कौन सा है ये आपको ढूंढना है, 6 से जस्ट बड़ा। गजेंद्र बताना भाई। दूसरा, बाकी लोगों के लिए ऐसे कर सकते हो, 4 कितनी बार है, तो आप कहोगे सर 7 बार।
10 कितनी बार है? 7 बार। और लगातार संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या आप लोगों को याद हो गया है क्या? 7 + 13/2 और इंटू किससे कर दोगे? तो 7 से। तो यहां से 7 कॉमन आ जाएगा, ये 4, ये 10 और ये कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 10 ही हो गया है। तो 24, 7 गुना 24, 24 7 168, ये अपना आंसर आ गया। ये 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब तो प्रत्येक बच्चे मैंने वापस समझा दिया, अब तो क्लियर हुआ है क्या? बताओ मुझे। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरा आप लोगों को मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चा हमारे साथ हो जाए। लेकिन अगर 3 बार बताने के बाद भी आपको ये नहीं पता लगेगा कि अपने पास 7 6 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, जस्ट बड़ा, तो फिर ये कंपटीशन की क्लास चल रही है। मैं तो सारी क्लास को साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं, पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाता हूं, लेकिन आपको भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। ये था अपने पास 4 पॉइंट मैंने अभी पढ़ाए हैं, कोई भी मैंने ज्यादा पॉइंट नहीं पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं। पहला पॉइंट मुझे बताइए, एक्सटीरियर एंगल जो अपने पास होता है, पहला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री, बताइए याद है क्या? दूसरा पॉइंट, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। और चौथा पॉइंट, दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। हाँ और ना बताइए, क्या चारों पॉइंट्स आप लोगों को याद हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 4 के 4 पॉइंट हमें याद हैं। तो इतना ही आप लोग इस क्लास को एक बार रिवाइज करना। आज थोड़ा सा हम लोग कल कम पढ़ते हैं, बाकी हम लोग अपनी अगली क्लास में कल मॉर्निंग में आपको मैं पढ़ाता हूँ। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखना, 7 बजे का मतलब 7 बजे। कोई भी बच्चा डिस्टर्ब मत होना, कल क्लास हमारी और अच्छी होगी। और आज भी ठीक ही गई है मेरी तरफ से, तो मुझे तो पता लग जाता है, खुद फैकल्टी को भी पता लग जाता है, मेरी तरफ से क्लास बिल्कुल परफेक्ट गई है। फिर भी किसी बच्चे को लगा कि थोड़ी सर बातचीत हुई है, तो कल और स्मूथ जाएगी और परसों और अच्छी चली जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में 7 बजे मिलते हैं। दो ही चीजों का ध्यान रखो, फिर मैथ्स काम आपका क्लियर करवाने का काम मेरा है। एक तो आप लोग यहाँ पर रेगुलर रहो, और दूसरी बात आप लोग टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखो। 7 बजे का मतलब 7 बजे, फिर मैं मैथ सिखा दूंगा ना। सीजीएल में हाइट नहीं मांगते गजेंद्र।